हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड रहेगा BPCS 184, ये सब्जेक्ट कोड है विद्यालय मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ये प्रश्न पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। पहला जो इसके अंदर प्रश्न है, यह है विद्यालय मनोविज्ञान, स्कूल साइकोलॉजी को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है कि परिभाषित कीजिए, हो सकता हो एग्जामिनर इसके बदले ये लिख दे कि विश्लेषण करिए या इसका अध्ययन करिए या इसके ऊपर टिप्पणी करिए। कुछ भी इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर टेक्निकल वर्ड यूज किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पर इसका जो उत्तर रहेगा वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको इसका मतलब पता होगा। तो हम समझ लेते हैं, विद्यालय मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक उपशाखा है जो शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को सुनिश्चित करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है। मतलब क्या है कि ये एक तरीके की क्या है, उपशाखा है मनोविज्ञान की, विद्यालय मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है, शैक्षणिक तौर पर मतलब आप जिस भी संस्था में पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज कहीं पर भी, वो क्या है, आपके शैक्षणिक संस्थान है और भावनात्मक और सामाजिक भलाई को सुनिश्चित करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है। मतलब आपको भावनात्मक तौर पर भी जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको अंडरस्टैंड करती है और उसको सामाजिक रूप से भी उसके बारे में बताया जाता है, सामाजिक चीजों के बारे में समझाया जाता है। ये छात्रों को सीखने की समस्याओं, व्यवहार संबंधी चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने में मदद करती है। स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं कि अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस रहने लगा है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही, बहुत जल्दी किसी भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस विद्यालय मनोविज्ञान का काम यही है कि बच्चों के जो मानसिक उनके साथ परेशानियां आ सकती हैं या आ रही हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना और उनके मुद्दों को निपटाना। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें, भारत में विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता और प्रासंगिकता को समझाइए। आवश्यकता क्या है भारत में विद्यालय मनोविज्ञान की, और ये प्रासंगिकता मतलब किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसको समझना है। भारत में विद्यालय मनोविज्ञान अत्यधिक प्रासंगिक है, मतलब अत्यधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर आप जानते हैं कि स्टूडेंट अभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई को लेकर के। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उनको ऐसा फील होता है कि क्या हमारी एबिलिटी के अंदर कोई कमी है, क्या मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। तो बहुत जल्दी स्टूडेंट क्या होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, बदलते पारिवारिक ढांचे और साथियों के दबाव, पीयर प्रेशर के कारण छात्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब वही बात आ गई कि एक तो शैक्षणिक दबाव है बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेजेस का, कि भाई आपको बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है हर चीज को लेकर के, अपने एग्जाम्स को लेकर के, टेस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा ही शैक्षणिक दबाव है। प्लस क्या है, बदलते पारिवारिक ढांचे और साथियों के दबाव भी इतने रहते हैं, जो सहपाठी हैं उनके भी दबाव होता है ना छात्रों के ऊपर। एक विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों की भावनात्मक समस्याओं की पहचान करके करियर मार्गदर्शन देकर और समावेशी शिक्षा का माहौल बनाकर उन्हें सशक्त बनाता है। समावेशी, देखिए इसमें जो हमने समावेशी शिक्षा पढ़ी है, ये समावेशी शिक्षा क्या है, मतलब एक ही जगह पर, एक ही क्लासरूम के अंदर सभी तरीके के बच्चे, चाहे वो गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे वो किसी भी तरीके से व्यंग हो, ठीक है, उनको भी जोड़ करके साथ में लेकर के एक ही क्लासरूम के अंदर शिक्षा दी जाती है। यही होती है समावेशी शिक्षा, जिसमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है। अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर, मानव विकास में आनुवंशिकता आनुवंशिकता हेरिडिटी और पर्यावरण एनवायरमेंट की भूमिका का वर्णन कीजिए। मानव विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब इसमें देखिए, आनुवंशिकता क्या है वो हम समझ लेते हैं। यह वे जैविक और आनुवंशिक लक्षण हैं जो माता पिता से बच्चों को मिलते हैं, जैसे बुद्धि का स्तर, शारीरिक बनावट। यह विकास की क्षमता और सीमा निर्धारित करती है। मतलब आनुवंशिकता क्या है, जो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से एक जीन्स में मिलता है ना, कि भाई हमें अपने पूर्वजों से या हमें अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ फीचर्स मिलते हैं, है ना, हमारी बॉडी के अंदर वो फीचर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो बुद्धि का स्तर होता है, क्योंकि देखिए जो IQ लेवल मेरा होगा, कहीं ना कहीं जो आने वाला मेरा बच्चा है, जो मेरा बेटा है,
या बेटी है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो बुद्धि का स्तर होगा ही होगा। शायद डेवलप होने में टाइम लगे, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा। और शारीरिक बनावट भी, क्योंकि अगर मेरी लेंथ कम है, हाइट कम है, या मेरी मसल मतलब के ब्रॉड है या चेस्ट ब्रॉड है, तो मेरे बच्चों के अंदर भी ये गुण देखे जा सकते हैं। ये विकास की क्षमता और सीमा को निर्धारित करती है। अब हम पर्यावरण देख लेते हैं। पर्यावरण ये बाहरी परिस्थितियां, पोषण, शिक्षा और समाज है। ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति अपनी आनुवंशिक क्षमता का कितना और कैसे उपयोग कर पाता है। हमें पर्यावरण की भी तो जरूरत पड़ती है ना। एक तो हमें हमारे पूर्वजों से या हमारे माता पिता से या हमारे दादा दादी से ये तो हमें लक्षण मिल जाते हैं, बुद्धि का स्तर और शारीरिक बनावट। लेकिन बाहरी माहौल भी तो होना चाहिए। ये वही पर्यावरण का बाहरी माहौल रहता है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर वो है मानव विकास का पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या है। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत यानी कि इकोलॉजी सिस्टम को हमें समझना है। उरी ब्रॉनफेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास 5 परस्पर जुड़े हुए तंत्रों से प्रभावित होता है। 5 ऐसे तंत्र हैं, जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है उसी से ही उसका पूरा मतलब कि विकास होता है। उसकी जो ग्रोइंग होती है ये उन्हीं 5 सिद्धांतों के ऊपर होती है। इसमें पहला आता है माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म तंत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो कहाँ होता है, एक तो परिवार होता है, स्कूल होता है और उसके दोस्त होते हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं। स्कूल में जाएगा बच्चा, परिवार में रहेगा और दोस्तों से मिलेगा, है ना। उसके बाद में आता है मेसो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम के बीच का संबंध, जैसे माता पिता और शिक्षकों की बातचीत, इससे भी डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है। इसके बाद आता है एक्सो सिस्टम, अप्रत्यक्ष प्रभाव, जैसे माता पिता का कार्यस्थल। ये देखिए यहाँ पर बच्चा जान नहीं रहा है, ये क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता ही है। क्योंकि जब माता पिता घर परिवार में वो बातें करते हैं अपने कार्यस्थल से जुड़ी हुई, तो बच्चे के ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जो उसके विकास पर पड़ता है। अगला इसमें है मैक्रो सिस्टम, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य और नियम। हम अपने जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या उनको सामाजिक और सांस्कृतिक, हम अपने देश की धरोहर के बारे में बताते और समझाते हैं, उसका भी उनके ऊपर असर पड़ता है। और लास्ट में आता है क्रोनो सिस्टम, समय के साथ होने वाले जीवन के परिवर्तन। कहीं ना कहीं वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस लेता है, चीजों को अंडरस्टैंड करता है, तो उसको ये भी क्रोनो सिस्टम भी, क्रोनोलॉजी भी समझना आने लगती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न 5 की तरफ। जीवन पर्यंत विकास, लाइफ स्पेन डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट क्या होते हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। जीवन पर्यंत विकास वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम वॉर्न टू टॉम, ये एक तरीके का ईडियम आ गया इसमें, चलती है ना। इसके सिद्धांतों को अब हमें देखना है कि वॉर्न टू टॉम वाला ये सिद्धांत क्या है। पहला इसमें जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग। दूसरा क्या है इसमें, ये बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल। जब आप ग्रो करते हैं, जब आप बड़े होते हैं तो एक ही दिशा में थोड़ी ना रहते हैं। अब एक टाइम पर मेरा जो करियर था, जो मेरी सोच थी, मेरी थिंकिंग थी, मैं सोचता था कि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है। पर आज देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरा भी जीवन क्या है, बहुआयामी है। विकास लचीला होता है ना, प्लास्टिसिटी, मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि एकदम ही ग्रोथ हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी होकर के ही ग्रोथ होती है। इसके बाद होता है जैविक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होती है। हम जैविक तौर पर भी प्रभावित होते हैं, सांस्कृतिक तौर पर भी, और ऐतिहासिक संदर्भों में भी कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर। बच्चों और किशोरों में अवसाद, डिप्रेशन और सामाजिक अलगाव, सोशल विड्रॉल के कारण और लक्षण बताइए। अब देखिए ये जो प्रश्न है, आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, तारे जमीन पर, है ना। दर्शन सफारी है उसमें बच्चा, दर्शन सफारी है ना। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा आप लोग। और आमिर खान है। तो अब इसमें हम समझेंगे डिप्रेशन और ये सोशल विड्रॉल के कारण और लक्षण क्या होते हैं। अब देखिए पहला इसमें अवसाद के लक्षण क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। उदासी, ऊर्जा की कमी, शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट और गतिविधियों में अरुचि। अगर कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर अवसाद है तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो नजर आएंगे। एक तो उदासी होगी, ऊर्जा की कमी होगी बच्चे को, शैक्षणिक जो उसका प्रदर्शन है, जो स्कूल कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं वहां पर क्या होगा, प्रदर्शन में गिरावट आएगी। और जो भी गतिविधियां हो रही है, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉबीज हो, उसमें क्या हो जाएगी, उसकी रुचि कम हो जाएगी। आ, आगे चलते हैं अब हम।
सामाजिक अलगाव के लक्षण। अब हम सामाजिक अलगाव के लक्षणों को समझ लेते हैं। सहपाठियों से बचना, अकेले रहना और स्कूल जाने से डरना इसके मुख्य कारण शैक्षणिक तनाव, पारिवारिक कलह या धमकाने, बुलिंग की घटनाएं हो सकती हैं, है ना। हमने तारे जमीन पर मूवी में भी यही कुछ लक्षण देखे थे, दर्शनी सफारी के अंदर भी। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है और अगर वो इस तरीके की मतलब के सिम्टम्स हैं उसके अंदर, तो उससे बात करनी आवश्यक है। अगला हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, कला थेरेपी। आर्ट थेरेपी क्या है, इसके तकनीक और उपयोग क्या है। कला थेरेपी को हमें समझना है। कला थेरेपी एक रचनात्मक तकनीक है जिसमें मानसिक और भावनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए कला जैसे चित्रकारी, मूर्तिकला का उपयोग किया जाता है ना। कला थेरेपी ये क्या है, एक तरीके की रचनात्मक तकनीक है जिसमें क्या है, चित्रकारी से या मूर्तिकला से हम इसको शो कर सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए हम ये सब चीजें करते हैं, है ना। या तो चित्रकारी करते हैं या मूर्तिकला करते हैं। अब इसमें तकनीक एक पॉइंट है, इसमें बच्चों को अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से कला के माध्यम से व्यक्त करने को कहा जाता है। मतलब अगर बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको बता नहीं रहा है, अंदर ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो क्या है कि बच्चों को चित्रकारी से किसी ना किसी तरीके से उनसे पेंटिंग करवा करके भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, है ना। अब इसका उपयोग देखिए क्या होता है, ये उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है जो बोलकर अपनी परेशानी नहीं बता पाते। इसका उपयोग आघात, ट्रॉमा, चिंता और व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब देखिए वही बात आ गई कि अगर आपसे बच्चा बात करके नहीं समझा पा रहा अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग, अपनी प्रॉब्लम्स, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग के अंदर क्या होता है कि बच्चे को कला थेरेपी के अंदर बच्चे को क्या किया जाता है कि आप पेंटिंग करिए या जो भी आपके मन के अंदर है उसको लिख कर या पेंट करके किसी भी तरीके से अपने बड़ों तक पहुंचाइए। तो हमने ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं, इनके आंसर मैंने आपको बताए शॉर्ट में। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो हम पीडीएफ दे देंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर दे करिए और अगर मुमकिन हो तो हमारे लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दे करिए। थैंक यू सो मच।